आप खुद को एक बहुत बड़े अनफॉरगिविंग डेजर्ट के किनारे खड़ा इमेजिन करें। सूरज एक हथौड़े की तरह धरती पर पड़ रहा है। आपके सामने रेत का एक ओशन एक चमकते हुए होराइजन तक फैला हुआ है, एक ऐसी जगह जहां रियलिटी खुद ही टेढ़ी मेढ़ी लगती है। उन टीलों के नीचे क्या राज दफन है? हवा अपनी गर्म सांसों पर क्या कहानियां लेकर आती है? हमें हिस्ट्री का एक सर्टेन वर्जन सिखाया जाता है, एक नैरेटिव जो अक्सर मेसोपोटामिया या इजिप्ट में शुरू होता है, ग्रीस और रोम से होकर निकलता है और यूरोप में कंफर्टेबली सेटल हो जाता है। हमारी क्वेस्ट लाइब्रेरी में नहीं बल्कि फील्ड में शुरू होती है। यह हमारे बूट्स के नीचे बजरी की आवाज और हमारे मुंह में धूल के स्वाद के साथ शुरू होती है। हम गूंज की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों द्वारा छोड़ी गई हल्की छाप की तलाश कर रहे हैं जो बहुत पहले गायब हो चुके हैं। मेनस्ट्रीम हिस्टोरिकल अकाउंट हमें यह विश्वास दिलाएगा कि सब सहारा अफ्रीका एक प्रिमिटिव बैकवाटर था, लेकिन यह अकाउंट उन शहरों के खंडहरों को कैसे एक्सप्लेन करता है जो एक्सप्लेनेशन को धता बताते हैं। मेनस्ट्रीम हिस्ट्री इजिप्ट की ग्लोरीज को सेलिब्रेट करना बहुत पसंद करती है। हम सभी गीजा के पिरामिड, स्फिंक्स और तुतनखामुन के गोल्डन मास्क से फैमिलियर हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक और किंगडम था, एक राइवल पावर जो इतना माइटी था कि उसने एक बार इजिप्ट पर कॉन्कर कर लिया था और फराओ के रूप में रूल किया था। इजिप्ट के साउथ में, आज के सूडान की लैंड्स में, कुश का पावरफुल किंगडम था। ये कोई सिर्फ वैसल स्टेट या कल्चरल इमिटेटर नहीं था। कुश अपने आप में एक जबरदस्त सिविलाइजेशन था, एक ब्लैक अफ्रीकन एम्पायर जिसने एक यूनिक और पावरफुल कल्चर डेवलप किया जो 1000 से ज्यादा सालों तक चला। सदर्न अफ्रीका के बीचों बीच, जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच एक शहर के खंडहर खड़े हैं जिसे कन्वेंशनल हिस्टोरिकल नैरेटिव के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए था। यह है ग्रेट जिम्बाब्वे। हम किसी मिट्टी की झोपड़ियों वाले सिंपल गांव की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक मैसिव स्टोन मेट्रोपोलिस की बात कर रहे हैं जिसकी दीवारें 11 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं और उन्हें बिना एक बूंद भी मोर्टर के बनाया गया है। जब 19th सेंचुरी में यूरोपियन कॉलोनिस्ट को पहली बार ये खंडहर मिले तो वे बस यह एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि यह नेटिव अफ्रीकन का काम था। उन्होंने तर्क दिया कि इंजीनियरिंग का ऐसा फीट लोकल लोगों की क्षमताओं से परे था। सच्चाई जो आर्कियोलॉजी के दशकों से कंफर्म हुई है वह यह है कि ग्रेट जिम्बाब्वे एक वास्ट एम्पायर की राजधानी था जो 11th और 15th सेंचुरीज के बीच फला फूला। टिम्बकटू नाम वेस्टर्न दुनिया में सबसे दूर की जगह के लिए एक मुहावरा बन गया है जो हमारी सोच से भी परे है। लेकिन टिम्बकटू बहुत रियल था और सदियों तक यह एक रिमोट बैकवाटर नहीं था। यह असल में दुनिया के सीखने, दौलत और कल्चर के महान सेंटर्स में से एक था। सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी किनारे पर जो अब माली है, यह ट्रांस सहारा ट्रेड रूट्स का एक बहुत ही जरूरी हब था। हजारों ऊंटों के कारवां आते थे जो उत्तर से नमक से लदे होते थे और फिर मध्ययुगीन दुनिया की सबसे कीमती चीज लेकर जाते थे, माली और सोंगई के बड़े एम्पायर से सोना। यह शहर महान संकोर यूनिवर्सिटी का घर था जो असल में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज में से एक थी। अपने पीक पर माना जाता है कि इसमें 25,000 स्टूडेंट्स तक एनरोल थे जो शहर की आबादी का लगभग 1/4 था। चलें हम समय में और पीछे चलते हैं, बहुत पीछे चलें। हम ऐसी जगह चलते हैं जो अब सेंट्रल नाइजीरिया में है, एक ऐसी सभ्यता में जो 2500 साल पहले फली फूली थी। यह नोक की दुनिया है। हम उन्हें मुख्य रूप से उनकी शानदार कला से जानते हैं, अविश्वसनीय परिष्कार और अनोखी शैली वाली लाइफ साइज टेराकोटा मूर्तियां। ये सिंपल क्रूड मूर्तियां नहीं हैं, ये सिरेमिक कला के मास्टरपीस हैं। जब 1940 के दशक में टिन माइनर्स ने पहले नोक हेड्स की खोज की थी तो आर्ट की दुनिया दंग रह गई थी। नोक संस्कृति हमें एक गहरा ऐतिहासिक एनोमली पेश करती है। यह पुरातात्विक रिकॉर्ड में लगभग 1500 ईसा पूर्व में दिखाई देता है, बिना किसी पूर्ववर्ती के। और यह न केवल परिष्कृत कला बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी भी अपने साथ लाता है। पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि नोक लोग पश्चिम अफ्रीका में, अगर दुनिया में नहीं तो आयरन के सबसे पहले उत्पादकों में से थे। वे सीधे स्टोन एज से आयरन एज में चले गए। ऐसा लगता है कि उन्होंने ब्रॉन्ज एज को पूरी तरह से बायपास कर दिया है। विकास का एक ऐसा मार्ग जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस द्वारा पसंद किए जाने वाले नीट लीनियर मॉडल से अलग है। कुषाण फराउन्स के इजिप्ट से पीछे हटने के बाद उनका किंगडम खत्म नहीं हुआ, वह फिर से पैदा हुआ। उन्होंने अपनी कैपिटल को और साउथ में मेरोए शहर में शिफ्ट कर दिया जो नाइल और अडबारा नदियों के बीच एक फर्टाइल ग्रासलैंड में बसा हुआ था। यह स्ट्रेटेजिक मूव जो 300 BCE के आसपास पूरा हुआ, सिविलाइजेशन के लिए एक नए और भी ज्यादा अफ्रीकन गोल्डन एज की शुरुआत थी। मेरोए की पावर का राज जमीन में दबा हुआ था। यह रीजन आयरन ओर और टिम्बर से भरा हुआ था जिसकी फॉर्जेस को जरूरत थी। मेरोइट्स मास्टर आयरन वर्कर बन गए और शहर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर था।
स्लैग के बड़े बड़े टीले जो आयरन स्मेल्टिंग का बाय प्रोडक्ट हैं, आज भी इस प्राचीन शहर को घेरे हुए हैं, जिसकी वजह से शुरुआती आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे अफ्रीका का बर्मिंघम कहा। इस इंडस्ट्रियल पावर ने उन्हें बेहतर हथियार और टूल्स दिए, जिससे उनकी मिलिट्री पावर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी। उन्होंने आयरन गुड्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया, जिससे मेरोए लगभग 1000 सालों तक इनोवेशन और वेल्थ का हब बना रहा। हम एंशिएंट रोम के बारे में इतना कुछ क्यों जानते हैं और ग्रेट जिम्बाब्वे के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। अफ्रीका की हिस्ट्री को चुप कराना अपने आप में एक कहानी है, मिटाने का एक जानबूझकर किया गया काम जिसने सदियों तक बड़े बड़े इंटरेस्ट्स को सर्व किया। ये एक ऐसी चुप्पी है जो प्रेजुडिस, कॉलोनियलिज्म और एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से पैदा हुई है। आज स्कॉलर्स की एक नई जनरेशन, जिनमें से कई अफ्रीका से ही हैं, इस खोई हुई हिस्ट्री को वापस लाने के लिए लीड कर रही है। उनके पास नई टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट इमेजिंग, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, डीएनए एनालिसिस और अपनी स्टोरी बताने का एक जबरदस्त डिटर्मिनेशन है। वे सूडान की सैंड में खुदाई कर रहे हैं, नाइजीरिया के फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और टिम्बकटू की मैन्युस्क्रिप्ट्स को बहुत मेहनत से ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा है। ये रिस्टोरेशन का एक एक्ट है, एक टूटी हुई आइडेंटिटी को फिर से जोड़ने और दुनिया को ह्यूमन हिस्ट्री की एक सच्ची, ज्यादा कंप्लीट पिक्चर दिखाने का। हमें अफ्रीका को प्रॉब्लम्स वाले कॉन्टिनेंट के तौर पर नहीं, बल्कि गहरी हिस्ट्री और अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले कॉन्टिनेंट के तौर पर देखना चाहिए। भूले हुए कॉन्टिनेंट की फुसफुसाहटें तेज हो रही हैं, एक ऐसा कोरस बन रही हैं जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। ग्रेट साइलेंस खत्म हो रहा है, अब हमें सुनने का टाइम आ गया है।